वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 9 अप्रैल 2022 और 9 अप्रैल 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है जो खास करके बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं। अगर आप ऐसी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ पर डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, हम चलते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था यह प्रश्न था कि हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी अर्थात CMIE ने बेरोजगारी दर 2022 रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है। डिटेल जानकारी यहां से हमने आपको दिया था। बिहार की बेरोजगारी दर की बात करें इस रिपोर्ट के आधार पर तो मैंने आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा 14.4% अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगर हम भारत में इस रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक बेरोजगारी की बात करें तो ये हरियाणा इस मामले में पहले स्थान पर है, जबकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है इस रिपोर्ट के आधार पर। हालांकि यहाँ पर आपको डिटेल जानकारी हमने दिया था, क्या डाटा था, कितनी प्रतिशत बेरोजगारी है, वो तमाम चीजों की जानकारी के लिए आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। हम यहाँ पर आपको एक जानकारी ये भी दे दें कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को लेकर हमने एक PDF लॉन्च किया था जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें कि आपको ध्यान रखना है 2021 के सारे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह है। तकरीबन 1000 से अधिक प्रश्न है और सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण इसमें प्रस्तुत किया गया है जो कि 2022 में आयोजित होने वाले आपके सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है जो खास करके बिहार में आयोजित होंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो लोग 67वीं बीपीएससी एग्जाम में भाग लेने वाले हैं या फिर CDPO में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो दोनों एग्जाम के लिए आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको कोर्स के तहत ये सारे मटेरियल प्रोवाइड होंगे जो कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अतिरिक्त और भी कई सारे मटेरियल हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स मिलेगा। ये करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज है जो कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर आपके लिए केंद्रित है। बिहार जीके की संपूर्ण तैयारी होगी, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर सेट मिलेगा जो कि प्रारंभिक परीक्षा का होगा, और भी कई सारे नोट्स हैं, कई सारे स्टडी बेस्ड नोट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। इस वीडियो के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो प्रश्न आपको इस वीडियो के अंत में पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 अर्थात टॉप 3 की बात करें तो टॉप 3 में तीनों बिहार के ही जिले हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में हमने डाला है कि कौन दूसरे स्थान पर है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात गया जिला इस मामले में दूसरे स्थान पर है। जो नवीनतम सूचकांक जारी किया गया इस सूचकांक के आधार पर गया जिला इस मामले में पहले स्थान पर है। आपको डिटेल जानकारी दे दूं कि नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग में देश के 112 जिलों में गया जिला को दूसरा स्थान मिला है। बिहार का गया जिला इस मामले में दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले और तीसरे की बात करें तो पहले स्थान पर बिहार का कटिहार व तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर है। इस आधार पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों मतलब कर सकते हैं टॉप 3 में बिहार के 3 जिले हैं। ये जिले क्रमशः है गया, कटिहार और मुजफ्फरपुर। अब यहाँ पे आगे हमने लिखा है कि इस रैंकिंग के लिए नीति आयोग ने स्वास्थ्य व पोषण, शिक्षा, कृषि व जल संसाधन, वित्तीय समावेशन व कौशल विकास और बुनियादी ढांचों के 5 संकेतक तय किए गए थे, तो इसी आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई थी। तो ये सारी चीजें यहां से ध्यान रखें। अब यहां पे देखिए हम चर्चा कर रहे हैं गया, कटिहार और मुजफ्फरपुर की। तो बिहार वाले मैप पर ये तीनों जिलों की स्थिति को हम लोग ढूंढेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे थे गया की। आप यहां पर देख सकते हैं ये गया की स्थिति है, और दूसरा हमने आपको बताया था मुजफ्फरपुर आप यहां पर देख सकते हैं ये मुजफ्फरपुर है। हम यहां पर इनसे संबंधित कुछ और चीजें आपको बताएंगे जो कि आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तीसरा जिला था हमारा गया। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि ये गया, मुजफ्फरपुर और कटिहार जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है और उस प्रमंडल में कितने जिले हैं। हालांकि यहाँ पर आपके प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं। 65वीं बीपीएससी एग्जाम जो हाल ही में आयोजित हुआ था वहां पर प्रश्न पूछा गया था पटना जिला के बारे में कि पटना जिला की जो सीमा है ये कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। हालांकि पटना वाला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राजधानी है। वैसे तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि मुजफ्फरपुर की सीमा कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा कर सकता है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में बनेंगे, लेकिन राजधानी वाला थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह की चीजों को मैप के आधार पर आप याद रख सकते हैं। हालांकि यहाँ तीनों जिलों की स्थिति को आपने देखा। अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं ये तीनों जिले किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कटिहार की। तो कटिहार जिला जो है ये पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पूर्णिया प्रमंडल की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय है पूर्णिया और इसके अंतर्गत 4 जिले, ये जिले हैं अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ये आप ध्यान रखें। आपको मैंने बताया था कि बिहार में 9 प्रमंडल हैं और 38 जिले हैं। हालांकि 39वां जिला बनाए जाने की जो घोषणा की गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, ये बाढ़ जो कि पटना का क्षेत्र है इसे 39वां जिला बनाए जाने की घोषणा हाल ही के दिनों में किया गया था। इसकी विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया था। और यहाँ पर इसके अतिरिक्त हमारा दूसरा था गया।
गया जिला जो ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मगध प्रमंडल का मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर है गया, और इसके अंतर्गत आते हैं 5 जिले। ये जिले हैं गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और अरवल। और तीसरा जिला था मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर जिला तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है, और इसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर है मुजफ्फरपुर। इसके अंतर्गत आते हैं 6 जिले। ये जिले हैं मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली। मुजफ्फरपुर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क का निर्माण मुजफ्फरपुर में ही किया जा रहा है। हालांकि और भी कई सारे प्रश्न मुजफ्फरपुर से रिलेटेड बने हैं, वो सारी जानकारी आपको मैंने समय समय पर दिया है। तो तमाम चीज़ों को आपको याद रखना है, कॉपी में नोट करना है। अगर आप नोट करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत फायदा मिलने वाला है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर आप नोट नहीं कर सकते, आपके पास समय का अभाव है, आपको ध्यान रखना बीपीएससी मेकर ऐप पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ये सारे स्टडी मटेरियल को जो आप यहाँ पर करंट अफेयर्स की इस सीरीज के अंतर्गत ये वीडियो देखते हैं, ये तमाम मटेरियल आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी से बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से आप ये सारे मटेरियल को प्राप्त कर सकेंगे। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे नीति आयोग की, क्योंकि नीति आयोग के द्वारा ही ये रिपोर्ट या फिर कह सकते हैं ये सूचकांक जारी किया गया था। नीति आयोग से संबंधित कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं, तो उस आधार पर हमने जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसे यहाँ पर ऐड किया है। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये ध्यान रखिए। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जिसे कि योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गठित किया गया था। आपको ध्यान रखना, योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी ये 1950 में हुआ था, और 1950 में जो इसकी स्थापना हुई थी इसी को मतलब कह सकते हैं स्थानांतरित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जनवरी 2015 को इसका नाम में परिवर्तित किया गया, यानी कि इसे परिवर्तित किया गया पूरी तरह से। अब यहाँ पर देखिए, हमने आगे लिखा कि यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान समय में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ है अमिताभ कांत, और यहाँ पर इसकी स्थापना हमने ऑलरेडी लिख दिया। स्थापना या फिर गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय नई दिल्ली में है। और आपको बता दूं कि जिस प्रकार से योजना आयोग में योजना आयोग के अध्यक्ष या फिर चेयरपर्सन जो होते थे प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार से नीति आयोग में भी इसके अध्यक्ष या फिर चेयरपर्सन जो है कह सकते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखें। चलेंगे आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न के हाल ही में बिहार सरकार ने शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। बताएं कि बिहार में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था। इस तरह के प्रश्न अति महत्वपूर्ण होते हैं जो कि आपके एग्जाम में बनेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया गया था। विस्तृत जानकारी हमने लिखा है कि अब बिहार में या फिर कह सकते हैं बिहार में अब शराब पीने पर लोगों को भारी जुर्माना चुकाना होगा। मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई, और इस नए कानून के आधार पर अगर कोई व्यक्ति पहली बार शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 2000 से 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, और वही जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने की जेल भी हो सकती है। इसके तहत यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है जो आप अगले पॉइंट में देखेंगे। इसी के ही साथ यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार शराब पीते पकड़ा जाता है तो उसे 1 साल की कैद की सजा सुनाई जाएगी। ये दोनों भी एक मतलब कर सकते हैं नया कानून जो है उसके आधार पर यहाँ पर कहा गया है। अब बिहार में शराबबंदी की बात करें तो बिहार में शराबबंदी 1 अप्रैल 2016 से लागू हुई थी। ये डिटेल जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि कुछ दिन पहले हमने आपको एक पॉइंट ये भी बताया था कि बिहार में कुछ क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की मदद से शराब बिक्री की निगरानी की जाएगी। ये सारी जानकारी हमने आपको दिया था, और इसको लेकर के बहुत सारी घोषणाएं सरकार के द्वारा की भी गई है। तो डिटेल जानकारी यहाँ से आप ध्यान रखें। हालांकि इस प्रश्न पे जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। शराबबंदी कानून 1 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था। और यहाँ पर बिहार से रिलेटेड एक पॉइंट और भी आपको बता दूं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें एथनॉल नीति की तो बिहार सरकार कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं बिहार पहला राज्य है जिन्होंने एथनॉल नीति को लागू किया था। तो इस तरह की चीजों को आपको अपने कॉपी में नहीं बल्कि आपके दिमाग में रखना पड़ेगा। हम यहाँ पर आज के तीसरे प्रश्न पे चलेंगे। ये तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के सीआरपीएफ जवान विशाल कुमार कश्मीर आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये बिहार के मुंगेर जिले के रहने वाले थे। आपको बता दूं कि हाल ही में श्रीनगर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 132वीं बटालियन के जवान बिहार के मुंगेर जिले के विशाल कुमार शहीद हुए हैं। आप यहाँ पर इस इमेज में इन्हें देख सकते हैं। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख प्रकट करते हुए शहीद सीआरपीएफ जवान के परिजन को 11 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। और साथ साथ यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है, आपको ध्यान रखना, साथ ही शहीद जवान विशाल कुमार को राज्य सरकार की ओर से पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किए जाने की घोषणा की गई। तो यहां से आपको यह ध्यान रखना है, शहीद विशाल कुमार बिहार के मुंगेर जिले के रहने वाले थे, और ये सीआरपीएफ के 132वीं बटालियन के जवान थे। चूंकि चर्चा हो रही है बिहार के मुंगेर जिले की, तो बिहार वाले मैप पर आप यहां पर मुंगेर की स्थिति को देख सकते हैं।
जब बिहार वाले मैप पर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको ये मुंगेर देखने को मिलेगा। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर जो जिला ये बिहार के 6 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये 6 जिले कौन कौन से हैं इसकी जानकारी यहाँ पर दे दूं आपको। यहाँ पर ध्यान रखना है बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर और खगड़िया, ये कुल 6 जिले हैं जो कि आपको ध्यान रखना है मुंगेर के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अब यहाँ पे मुंगेर के बारे में जानते हैं, मुंगेर किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है और इस प्रमंडल में कितने जिले हैं। तो मुंगेर एक प्रमंडल है बिहार में, जैसे कि मैंने आपको बताया बिहार में 9 प्रमंडल है और इनमें से मुंगेर भी एक प्रमंडल है और मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर ही है और मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। ये 6 जिले हैं मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा। आप ध्यान रखिए 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हुरून इंडिया रियल एस्टेट रिच लिस्ट 2021 के अनुसार सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी कौन बने हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा राजीव सिंह, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही उत्तर है। आपको बता दूं कि हुरून इंडिया रियल एस्टेट रिच लिस्ट 2021 के अनुसार 61,220 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ डीएलएफ रियल एस्टेट कंपनी जो है इसके अध्यक्ष राजीव सिंह सबसे धनी भारतीय रियल एस्टेट उद्यमी बन गए हैं। इस कैटेगरी को आपको ध्यान रखना है, हुरून इंडिया की तरफ से जो ये लिस्ट जारी किया गया यह रियल एस्टेट रिच लिस्ट है जो कि 2021 से संबंधित है और इसके तहत अगर हम बात करें तो डीएलएफ रियल एस्टेट कंपनी के जो कह सकते हैं अध्यक्ष है राजीव सिंह इस मामले में सबसे शीर्ष स्थान पर है। जबकि दूसरे स्थान की बात करें तो जबकि मंगल प्रभात लोढ़ा एंड फैमिली 52,970 करोड़ रुपए के नेट वर्थ के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गई है और इस साथ साथ के रहेजा कॉर्पोरेशन के चंदू रहेजा तीसरे स्थान पर है। तो आपको ध्यान रखना रियल एस्टेट में ये टॉप 3 नाम है जो कि राजीव सिंह, उसके बाद यहाँ पे दूसरा नाम आता है मंगल प्रभात लोढ़ा एंड फैमिली और तीसरे स्थान पर नाम आता है के रहेजा कॉर्पोरेशन के चंद्रू रहेजा। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना इस मामले में हुरून इंडिया की रियल एस्टेट रिच लिस्ट में 2021 के आधार पर ये टॉप 3 में शामिल है। नेक्स्ट होगा यहाँ पे हमारा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में एलन मस्क किस सोशल मीडिया साइट के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ट्विटर। आपको बता दूं कि हाल ही में एलन मस्क ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं और इसके तहत उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर में 9% हिस्सेदारी ली है। आपको ध्यान रखना 9% हिस्सेदारी ट्विटर में भी खरीदी गई है एलन मस्क के द्वारा। अब यहाँ पे अगर बात करें एलन मस्क की तो अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना फोर्ब्स 2022 के रिपोर्ट के आधार पर सबसे अमीर अरबपतियों की बात करें तो वर्तमान में सबसे जो अमीर शख्स हैं इसे आधार पर आपको ध्यान रखना एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति हाल ही का मतलब कर सकते हैं यह न्यूज है, इसकी जानकारी हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक आगे देखने वाले हैं। चलेंगे आज के इस वीडियो के छठे प्रश्न पे। एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको वीडियो लगे हेल्पफुल आपके लिए, अगर आपको इससे मदद मिल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। अब यहाँ पे हमारा अगला है छठा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुभंकर प्रकृति का शुभारंभ किया गया है। देखिए प्रश्न एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुभंकर प्रकृति का शुभारंभ किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पर्यावरण मंत्रालय। आपको बता दूं कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में शुभंकर प्रकृति का शुभारंभ किया है और यह प्लास्टिक कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई विभिन्न हरित पहल के बारे में जागरूकता फैलाएगा। मतलब इन सारे क्षेत्रों में जागरूकता फैलाना ही इसका उद्देश्य है, जिस वजह से ये शुभंकर प्रकृति का शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा, जो कि वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है और साथ साथ यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ध्यान रखें प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए अभी हाल ही में 5 हरित पहल भी शुरू की गई है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा हमारा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। इस पुस्तक का नाम है बिरसा मुंडा जनजाति नायक। इस पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि धर्मेंद्र प्रधान। क्योंकि यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो लेखक की भी जानकारी हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन यहाँ पर जो इसका राइट आंसर यह है धर्मेंद्र प्रधान, जिनके द्वारा भी हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया गया। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो इसे प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने लिखा है और इस पुस्तक में बात करें अगर हम तो बिरसा मुंडा के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में वनवासियों के योगदान को सामने लाने का एक व्यापक प्रयास किया गया। इसी सारे बिंदुओं को यहाँ पर इसमें विस्तार से लिखा गया है। तो आपको ध्यान रखना, आपको यहाँ पर याद रखने लायक जो प्रश्न बने हैं वो इस पुस्तक का नाम क्या है, इसके लेखक कौन है और इसके कर सकते हैं इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया और इस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है। तो विषय वस्तु यहाँ पर हमने लिखा है इस पुस्तक में बिरसा मुंडा के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में वनवासियों के योगदान को सामने लाने का एक व्यापक प्रयास किया गया है, ये इसकी विषय वस्तु है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 8वां प्रश्न।
ये 8वां प्रश्न है कि फोर्ब्स अरबपति 2022 की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन है। अभी हमने इसकी थोड़ी सी जानकारी दी थी। इस लिस्ट में फोर्ब्स अरबपति 2022 की लिस्ट में पहले स्थान पर है एलन मस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डिटेल जानकारी हमने यहाँ पे लिखा है जहां से आपके प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। आपको बता दूं कि हाल ही में फोर्ब्स अरबपति 2022 लिस्ट जारी की गई और इसके अंतर्गत एलन मस्क 219 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ शीर्ष स्थान पर है। आप यहाँ पर एलन मस्क को इस इमेज में देख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे ये लिखा कि अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस 171 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर। इस मामले में यानी कि फोर्ब्स अरबपति 2022 की लिस्ट में जेफ बेजोस 171 मिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। जबकि अगर बात करें मुकेश अंबानी की, जो कि भारत के दृष्टिकोण से आपके प्रश्न बनेंगे, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 100.1 बिलियन डॉलर के साथ 10वें स्थान पर है। वह शीर्ष 10 में या फिर कह सकते हैं शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। टॉप 10 में अगर बात करें टॉप 10 अरबपतियों के विश्व के, तो इस रिपोर्ट के आधार पर कह सकते हैं, इस सूचकांक के आधार पर केवल आपको ध्यान रखना यहाँ पर मुकेश अंबानी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मतलब टॉप 10 में ही शामिल है इस साल के 2022 के रिपोर्ट के आधार पर। जबकि वहीं पर अगर महिलाओं के दृष्टिकोण से इस रिपोर्ट को देखें तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमने लिखा है कि इस साल दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में 327 महिलाओं में 11 भारतीय महिलाओं ने जगह बनाई, जो कि यहाँ पर लिस्ट जारी किया गया। कुल इस लिस्ट में पूरे दुनिया से 327 महिलाएं शामिल थे और इन 327 महिलाओं में 11 भारतीय महिलाओं ने भी जगह बनाए थे। जबकि अगर बात करें टॉप पर, तो आपको ध्यान रखना जिंदल ग्रुप के चेयरपर्सन सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला है, जो कि कह सकते हैं 17 बिलियन डॉलर के साथ ये आपको यहाँ देखना महिला कैटेगरी में पहले स्थान पर है। ये तमाम जानकारी को आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके कई तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। आई होप कि आप ये सारे पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट करेंगे या फिर इसे प्ले स्टोर से बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू जरूर प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में कितना दान दिया है। यह भी हाल ही में खबरों का विषय बना हुआ है। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। हालांकि इस प्रश्न का जो राइट आंसर यह है 1,50,000 अमेरिकी डॉलर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको यहाँ पे बता दूं कि भारत ने 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में 1,50,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान द्वारा 2005 में दुनिया भर में लोकतांत्रिकरण के प्रयासों का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जनरल ट्रस्ट फंड के रूप में बनाया गया था। तो यहां से आपको ध्यान रखना, इसकी जो स्थापना हुई थी उस समय जो मतलब कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे, ये थे कोफी अन्नान। 2005 में इसे शुरुआत किया गया था या फिर इसे बनाया गया था, जिसमें कि भारत भी UNDEF के अर्थात यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड अर्थात संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में कह सकते हैं संस्थापक भागीदार हैं। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष की, तो इसके बारे में यहाँ पर हमने एक पॉइंट और भी लिखा है कि भारत इसका तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता भी है, यानी कि भारत इसमें कह सकते हैं योगदान के मामले में तीसरे स्थान पर है। इसकी स्थापना के बाद यानी कि 2005 के बाद से भारत ने इस फंड में 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का योगदान दिया है और भारत इसका तीसरा सबसे बड़ा योगदान। देखिए यहाँ पर 2 बार वही पॉइंट यहाँ पर रिपीट हो गया है, तो ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखें। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान में अगर हम बात करें महासचिव के, आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। प्रश्न आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि एंटोनियो गुटेरेस किस देश के रहने वाले हैं, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। पुर्तगाल की बात है तो एक प्रश्न मैंने आपको कई बार बताया कि व्यापारिक खोज करने में पुर्तगाली सबसे आगे थे और जो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ था उनमें पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। ये तमाम चीजों को आपको इसी प्रकार से चेन बना के याद रखना है। चलेंगे आज के हम यहाँ पर 10वें प्रश्न पे। ये 10वां प्रश्न है कि हाल ही में राइट्स ने सड़क डिजाइन एवं सड़क सुरक्षा परामर्श परियोजनाओं पर आपसी सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है। और राइट आंसर का ये समझौता अभी हाल ही में IIT दिल्ली के साथ किया गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में या फिर कह सकते हैं राइट्स एक प्रमुख इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन है, जिसने सड़क डिजाइन और सड़क सुरक्षा परामर्श परियोजना पर आपसी सहयोग के लिए IIT दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इसके तहत यह सहयोग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने में क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक मंच तैयार करेगा, जिसके आधार पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये सारे कार्य को यहाँ पर किया जाएगा। IIT दिल्ली के साथ ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा यहाँ पर 11वां। ये प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। आपको इसके बारे में बता दूं कि विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 6 अप्रैल को इस दिन को चिन्हित करने का फैसला किया था, क्योंकि इसी दिन 1896 में पहली बार आधुनिक ओलंपिक आयोजित किए गए थे। जिसके बाद से आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है 2022 का इस वर्ष का थीम क्या है।
तो 2022 के लिए जो थीम है या फिर विषय है, ये विषय ये है कि सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य सुरक्षित करना और खेल का योगदान। ये 2022 का अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का थीम है। अब यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसी आधार पर हमने राष्ट्रीय खेल दिवस की डिटेल जानकारी यहाँ पर लिखा है। आप चाहें तो इसे विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की अतिरिक्त हम बात करें राष्ट्रीय खेल दिवस की, तो ये प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। डिटेल जानकारी यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला है 12वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात ऑस्ट्रेलिया। आपको बता दूं कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ऑस्ट्रेलिया के 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। और ऑस्ट्रेलिया की बात है तो आपको ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ऑस्ट्रेलिया भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। जबकि बात करें भारत का ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण से तो भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो दोनों यहां से आपको ध्यान रखना है। अब हम यहां पर चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जनवरी, फरवरी और मार्च ये तीनों महीने से संबंधित बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का वीडियो चैनल पर अपलोड है। यहाँ पर सेपरेट तौर पर हमने वन लाइनर फॉर्मेट में आपको रिवीजन पर्पज से वीडियो प्रोवाइड किया है। आप यहाँ पर चैनल पर विजिट करके ये सारे वीडियो को देख सकते हैं। ये रिवीजन पर्पज से आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी है। अब यहाँ पे आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न हुए बिहार हाफ मैराथन दौड़ में 65 वर्ष की उम्र में कौन से व्यक्ति प्रथम स्थान पर आए हैं और भारत स्तर पर इसकी रैंकिंग क्या है, ये डिटेल जानकारी हमने आपको दिया है। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग बिहार के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को जरूर डाउनलोड करें और हमारे तमाम मटेरियल आपको जो है बीपीएससी मेकर ऐप पर ही मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।